इस समरी में हम उनकी सिचुएशन और जिंदगी के बारे में जानेंगे जिन्हें एग्जाइटी की प्रॉब्लम होती है। इस समरी में हम किताब के ऑथर के एक्सपीरियंस की बात करेंगे। कैसे ऑथर न सिर्फ एग्जाइटी के जूझ रहे अपने दौर को बताते हैं, बल्कि इसके सॉल्यूशन के लिए साइंटिफिक, फिलोसफिकल और लिटरेरी ट्रीटमेंट भी एक्सप्लोर करते हैं। तो इस समरी में हम खासतौर से एग्जाइटी की प्रॉब्लम और अलग अलग फील्ड में मौजूद इसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो किन के लिए है? एग्जाइटी का सामना करने वालों के लिए, साइकोलॉजी में दिलचस्पी रखने वालों के लिए। अगर आपका कोई फैमिली मेंबर या फ्रेंड एग्जाइटी का सामना कर रहा है तो उसकी सिचुएशन को समझने के लिए। नॉर्मल एग्जाइटी सबको होती है, जैसे कभी प्रेजेंटेशन देते वक्त, बड़े मेडिकल ट्रीटमेंट के वक्त या किसी भी बड़े इवेंट से पहले हम सबको एग्जाइटी होती है। कुछ लोगों को ज्यादा एग्जाइटी होती है, जैसे ज्यादा फिक्र करना या किसी चीज से फोबिया होना। यूजुअली ये चीजें हमें नॉर्मल लाइफ लीड करने में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती। ये चीजें बहुत आगे बढ़ जाती हैं तो क्लिनिकल एग्जाइटी में बदल जाती है। जो लोग क्लिनिकल एग्जाइटी का सामना करते हैं, कुछ चीजों को लेकर उनका रिएक्शन बहुत एक्सट्रीम होता है। जैसे कि अगर उन्हें पब्लिक स्पीकिंग से फोबिया है और किसी सिचुएशन में उन्हें पब्लिक को एड्रेस करना पड़ गया, तो उनकी बॉडी बहुत एक्सट्रीमली रिएक्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, ऐसी सिचुएशन में उन्हें वॉमिटिंग आने लगेगी या वो बेहोश होकर गिर पड़ेंगे। इस समरी में आप जानेंगे कि एग्जाइटी के पीछे की थ्योरीज क्या है, कैसे क्लिनिकली एंग्शियस लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी लगभग इम्पॉसिबल हो जाती है और कैसे ऑथर की एग्जाइटी उनके लिए कई जगह एम्बैरेसमेंट की वजह बनी। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम किसी के सामने या कोई हमारे सामने एग्जाइटी का जिक्र करता है तो रिएक्शन बहुत सिंपल होता है कि ये तो नॉर्मल सी चीज है। लेकिन जब ये एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाए तो इसे क्लिनिकल एंजाइटी कहते हैं, जो कि बहुत कॉमनली होने वाली एक तरह की मेंटल डिसीज है। ये डिप्रेशन से ज्यादा होने वाली बीमारी है और दुनिया भर में 6 में से 1 लोग अपनी पूरी लाइफ में कम से कम साल भर के लिए तो जरूर क्लिनिकल एग्जाइटी का सामना करते हैं। एग्जाइटी एक ऐसी चीज है जो हर टाइम में और हर कल्चर में एग्जिस्ट करती आई है। मिसाल के तौर पर साउथ अमेरिका का वो हिस्सा जहां स्पेनिश बोली जाती है, उस हिस्से में एग्जाइटी को अटैक्स दे नर्वियोस कहा जाता है। ग्रीनलैंड में कायक एंग्स्ट तो ईरान के लोग हर्ट डिस्ट्रेस कहते हैं। इसके लिए शब्द कुछ भी इस्तेमाल किया जाए, लेकिन बॉडी की जो स्टेट होती है वो सेम होती है। हिस्ट्री में भी क्लिनिकल एग्जाइटी का जिक्र है। फॉर एग्जाम्पल, प्लेटो और हिपोक्रेट्स ने बीमारी की थ्योरीज दी। स्पिनोजा ने इसके बारे में लिखा तो सिगमंड फ्रॉद ने एग्जाइटी के मैकेनिज्म को डिफाइन करने की कोशिश की। अच्छा, जब हम डिसीज की बात करते हैं तो एक तरह की कमी या खामी हमारे जहन में आती है, लेकिन एग्जाइटी कोई कमजोरी या कैरेक्टर नहीं है। हालांकि कुछ आर्गुमेंट तो ये भी कहते हैं एग्जाइटी का ताल्लुक क्रिएटिविटी और जीनियस माइंड से है। गांधी, डार्विन, बारबरा जैसे कामयाब लोगों ने अपनी जिंदगी में एग्जाइटी का सामना किया है। इनके अलावा 40 मिलियन अमेरिकी भी इस बीमारी का सामना कर रहे हैं। एग्जाइटी का सामना करने वालों की तादाद इतनी ज्यादा है कि आप इन लोगों को पागल तो बिल्कुल नहीं कह सकते। हालांकि इस तादाद से ये जरूर पता चलता है कि एग्जाइटी एक कॉमन चीज है। मतलब ये कि क्लिनिकल एग्जाइटी एक ऐसी चीज है जिससे कोई बचा नहीं है, किसी को भी हो सकती है। ऐसे में इस बीमारी का सामना कर रहे लोगों की लाइफ कैसी होती होगी? एग्जाइटी एक ऐसी बीमारी है जो लोगों की जिंदगी स्ट्रेसफुल और हार्ड के साथ एम्बैरेसिंग भी बना देती है। एग्जाइटी के साथ जिंदगी जीना एक बहुत बड़ी जद्दोजहद है। कुछ लोग इसे डायबिटीज से भी कंपेयर करते हैं, क्योंकि कई तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ता है। जैसे डायबिटीज के पेशेंट्स को लगातार ब्लड और शुगर लेवल चेक करते रहना पड़ता है और जरूरत पड़ने पर फौरन दवाई लेनी पड़ती है, वैसे ही एग्जाइटी से जूझ रहे लोगों को भी दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। एग्जाइटी का एक चेहरा ये भी है कि ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को लिमिटेड कर देती है। एग्जाइटी का सामना कर रहे बहुत सारे लोग अपने आप को घर में बंद कर लेते हैं ताकि वो सेफ और कंट्रोल में रहें। क्लिनिकल एग्जाइटी का सामना करने वाला एक शख्स अपने घर के 5 किलोमीटर के दायरे में वॉक तक नहीं कर सकता था,
जब भी वो ट्राई करता, उसे बेतहाशा खून की उल्टियां होती। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि इसे क्लिनिकल एंजाइटी क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे मेडिकल सिम्टम जुड़ जाते हैं, जैसे कि चक्कर आना, उल्टियां होना वगैरह। ऐसी हालत में बहुत बेसिक सी चीज कर पाना भी नामुमकिन सा हो जाता है, जैसे कि ऑथर बिना दवाइयां खाएं या बिना ड्रिंक किए नहीं पब्लिक के बीच कुछ बोल पाते थे और नहीं फ्लाइट में बैठ पाते थे। इसके अलावा जिन लोगों को एग्जाइटी की प्रॉब्लम होती है, वो अपने करीबियों से बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं। जब ऑथर छोटे थे तो वो अपने पेरेंट्स से दूर नहीं हो पाते थे। अगर उनके पेरेंट्स कहीं चले जाएं, तो वो अपने पेरेंट्स के दोस्तों तो कॉल कर देते थे। उन्हें लगने लगता था कि पेरेंट्स को कुछ हो गया है या फिर वो शायद मर गए हैं। एक और प्रॉब्लम का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता कि अक्सर उनका बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल और एम्बैरेसिंग हो जाता है। जैसे कि ऑथर जब फॉरेन ट्रैवल कर रहे थे तो वो सभी सैनिटरी फैसिलिटीज में चले गए, लेकिन ऐसी किसी जगह नहीं गए जहां उन्हें जाना चाहिए था, क्योंकि वो अपने कंट्रोल में थे ही नहीं। नेक्स्ट वो क्या करने वाले हैं इसका उन्हें खुद कुछ नहीं पता था। एक बार ऑथर एक कैनेडी फैमिली के घर गए, लेकिन वहां पर इतने स्ट्रेस हुए कि टॉयलेट में जाकर उन्होंने कुछ ऐसे कर दिया जिससे टॉयलेट ब्लॉक हो गया और बाथरूम में पूरा पानी भर गया। आपकी एंजाइटी की जड़ आपके बचपन से जुड़ी हो सकती है। एंजाइटी के पीछे क्या वजह क्या है, इसको लेकर कई अलग अलग तरह की थ्योरीज है। मिसाल के तौर पर साइकोलिस्ट कहते हैं कि एंजाइटी के पीछे की मेन वजह बचपन में आए वो ख्याल है जो समाज में सही नहीं समझे जाते या जिन्हें हमारी सोसाइटी इमोरल समझती है और इन पर बंदिश होती है। इसे लेकर फ्रॉइड्स ओडिपस एक बहुत अजीब सी थ्योरी देते हैं। उनका कहना है कि लड़के अपनी मां की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्टेड होते हैं, जबकि वो अपने फादर को नहीं पसंद करते। वही लड़कियां ऐसा अपने फादर के लिए फील करती है, जबकि अपनी मां को नापसंद करती है। बच्चे अपने ऐसे ख्यालों पर अमल नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर वो ऐसा कुछ करेंगे तो उन्हें इसकी सजा मिल सकती है। नतीजतन उनका ये थॉट उनके जहन में लगातार बना रहता है और किसी ऐसी चीज या किसी ऐसी सिचुएशन में निकलता है जो उनके एंजाइटी की वजह बन जाती है। फ्रॉड कहते हैं कि उनके ट्रेन फोबिया की शुरुआत उस वक्त हुई थी जब उन्होंने बचपन में ट्रेन पर अपनी मां को विदाउट क्लोथ्स देखा था और वो उनकी तरफ अट्रैक्टेड हुए थे। हालांकि ओडिपस की ये थ्योरी अब आउटडेटेड समझी जाने लगी है। दूसरी थ्योरी खासतौर पर मदर और चाइल्ड के रिलेशनशिप को समझने और एनालाइज करने की कोशिश करती है। ऐसा माना जाता है कि जो बच्चे अपनी मां से बहुत लंबे वक्त तक दूर रहते हैं, वो एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं और छोटी छोटी चीज में एंशियस होने लगते हैं। रीसस रीसस मंकीज पर हुई एक स्टडी से पता चलता है कि जो लंबे वक्त तक अपनी मां से दूर थे, उन्हें एडल्टहुड में सोशल एबनॉर्मलिटी, एग्रेशन के साथ ही एक लंबे टाइम के लिए एंजाइटी का भी सामना करना पड़ा। किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कोई कितना एंशियस होगा, इसमें एक बड़ा रोल बचपन में उसके साथ उसकी मां के बर्ताव का है। इसका मतलब यह है कि माएं अपने बच्चों से एक खास तरीके से पेश आते हैं, उनके डर को दूर कर हिम्मत भरता है, और जो बच्चे अपनी मां से दूर रहते हैं उनमें इस हिम्मत की कमी आ जाती है। एक एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि जिन बच्चों की माएं लविंग, केयरिंग और अपने बच्चों को अटेंशन देने वाली होती है, वो बच्चे किसी भी नई सिचुएशन को लेकर कम एंशियस होते हैं, जबकि वो बच्चे जिनकी माएं खुद एंजाइटी का शिकार होती है, वो बच्चे भी ज्यादातर सिचुएशन में एंजाइटी का सामना करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ऑडी एस्केजेट के पीछे की वजह क्या रही होगी? तो इसका जवाब ये हो सकता है कि फ्रॉद ओडिपस के भाई की मौत के बाद उनकी डिप्रेस्ड हो गई और अपने बड़े बेटे का ख्याल रखना बंद कर दिया। इस किताब के राइटर की मां को भी फोबिया और एंजाइटी थी। हो सकता है उसी वजह से ऑथर भी एंजाइटी के शिकार हुए हों। ओडिपस के एग्जाम्पल से, इस किताब के राइटर के एग्जाम्पल से के लाइफ एग्जाम्पल से एक चीज क्लियर होती नजर आती है कि कोई बच्चा कैसे रेज किया गया है। इसका इस बात पर बहुत असर पड़ता है कि फ्यूचर में वो बच्चा एंजाइटी का शिकार होगा या नहीं। एंजाइटी एक इवोल्यूशनरी अडेप्टेशन है और ज्यादातर मामलों में ये एंजाइटी जेनेटिक होता है।
हमारे सर्वाइवल के लिए हमारे अंदर होने वाले चेंजेस को इवोल्यूशनरी अडेप्टेशन कहते हैं, और एंजाइटी भी एक इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन है। हालांकि एंजाइटी के साथ रोजमर्रा की जिंदगी जीना काफी मुश्किल है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार एंजाइटी नुकसानदायक और खराब ही हो। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की थ्योरी कहती है कि अपने इर्द गिर्द मौजूद खतरनाक चीज को लेकर हमारा सिक्स्थ सेंस अलार्म बजा देता है, जो एंजाइटी के रूप में बाहर आता है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई शख्स सांप से या ऊंचे पहाड़ों से डरता है, तो उसके जीने के चांसेस इन चीजों से न डरने वालों के कंपैरिजन में ज्यादा है। मतलब हमारे अंदर किसी ऐसी चीज को लेकर ही फोबिया पैदा होता है, जो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है या कभी खतरनाक रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, जब इंसान ऐसे बस्तियों में रहते थे जहां पर सांप के काटने से लोगों की मौत हो जाती थी, तो सांप को लेकर एक डर पैदा होने लगा, और आज वो डर हमारे अंदर एंजाइटी के रूप में बचा हुआ है। अब बात करते हैं क्लिनिकल एंजाइटी की। जिन लोगों को क्लिनिकल एंजाइटी होती है, उन्हें ऐसी चीजों से डर लगता है जो न कभी डेंजरस रहे हैं और न उनके अंदर खतरनाक होने की पॉसिबिलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, चीज को लेकर ऑथर का डर यूजलेस है। यह भी पाया गया है कि कुछ इस तरह के जीन्स में क्लिनिकल एंजाइटी के चांसेस ज्यादा होते हैं। एंजाइटी का एक्सट्रीम लेवल बर्थ के कुछ हफ्तों बाद ही पता लगाया जा सकता है, जिससे ये चीज क्लियर हो जाती है कि एक्सट्रीम लेवल ऑफ एंजाइटी के पीछे जेनेटिक रीजन है। स्टडी से पता चलता है कि 15 से 20% बच्चे बर्थ के कुछ वक्त बाद ही बहुत ज्यादा एंशियस हो जाते हैं, जो कि सारे बच्चों में नहीं होता, और यही 15 से 20% बच्चे अपने एडल्टहुड में पहुंचकर क्लिनिकल एंजाइटी या एक्सट्रीम एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। इस चीज को ऑथर खुद भी एक्सपीरियंस करते हैं। उनकी बेटी को वही फोबिया है जो उनमें है, जबकि उन्होंने अपनी बेटी की परवरिश बहुत ही लविंग और कैरिंग माहौल में की है। इस डिस्कशन से ये चीज तो क्लियर हो गई कि इनवाइटी के पीछे जीन्स का एक बड़ा रोग है। लेकिन अब सवाल उठता है कि किस तरह के जीन्स ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो इसके जवाब में साइंटिस्ट कुछ नाम बताते हैं। सथमीन जीन हमारे अंदर डर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन जब इसे माइस से अलग कर दिया जाए तो वो डर का एहसास भी खत्म हो जाता है। वही RGS2 नाम की जीन और एक्सट्रीम एंजाइटी के बीच रिलेशन होता है। मतलब थोड़ी बहुत एंजाइटी फील करना, किसी खास सिचुएशन को लेकर डर जाना नॉर्मल है, जो हमारे अंदर सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के तहत डेवलप होती है। लेकिन एक्सट्रीम एंजाइटी, जिसमें मेडिकल कंडीशन जुड़ जाती है, तो उनके पीछे बहुत बड़ा रोल जीन्स का है। एंजाइटी को दवाइयों और ड्रग से बहुत ईजिली इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। अभी तक हमने एंजाइटी की वजह को जानने की कोशिश की, कैसे अगर किसी चीज में पोटेंशियल्स रेट होता है तो उस चीज से हमें एंजाइटी होने लगती है, और दूसरा रीजन जेनेटिकल है। लेकिन अब बात करते हैं एंजाइटी के फिजियोलॉजी की और कैसे इसे दवाइयों के जरिए बदला जा सकता है। फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी FMRI स्कैन से पता चलता है कि ब्रेन के किसी खास हिस्से में ज्यादा एक्टिविटी होने की वजह से एंजाइटी होती है। यानी एंजाइटी हमारे ब्रेन के अंदर क्रिएट होती है। जब हम फ्यूचर की फिक्र में डूबे होते हैं तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के फ्रंटल लोब्स में एक्टिविटी बढ़ जाती है। वहीं जब पब्लिक स्पीकिंग की सिचुएशन से आती है और हम डर से भर जाते हैं, तो हमारे एंटीरियर सिंगुलेट में एक्टिविटी बढ़ जाती है। क्लिनिकल एंजाइटी की वजह जानने के साथ हमें यह भी क्लियर रखना है कि यह ब्रेन के डिफेक्टेड न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम की वजह से होता है। नॉर्मली एंशियस लोगों के कंपैरिजन में क्लिनिकली एंशियस लोगों में सैटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस रेगुलेट करने वाले सेरोटिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स कम प्रोड्यूस होते हैं। जब ये चीजें सामने आई कि दिमाग के इस हिस्से में एक्टिविटी बढ़ जाती है या सेरोटिन कम प्रोड्यूस होते हैं, तो इन्हें बैलेंस आउट करने के लिए मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन मेडिसिन भी हर किसी के लिए नहीं है। ये दवाइयां न्यूरोट्रांसमीटर्स पर असर डालती है। फॉर एग्जाम्पल, XANAX नाम की दवा गाबा न्यूरोट्रांसमीटर से जुड़कर काम करती है, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देता है। नतीजतन पेशेंट को या जो भी एंजाइटी का सामना कर रहा है उसे काल्म फील होता है। XANAX के अलावा अतिवान नाम की दवा बहुत पॉपुलर है। क्लिनिकल एंजाइटी के लिए दवाइयों का इस्तेमाल बहुत होता है। सिर्फ 2005 में XANAX और अतिवान के 53 मिलियन प्रिस्क्रिप्शन दिए गए थे।
क्योंकि एंजाइटी कोई बीमारी नहीं है, इसलिए इसके लिए दवाइयों का इस्तेमाल हमेशा डिस्कशन का टॉपिक रहा है। इन दवाइयों के साइड इफेक्ट के साथ इनका एडिक्शन भी हो सकता है। कुछ थ्योरीज तो ये भी कहती है कि इनका कोई खास असर नहीं होता, बस इंसान अपनों सेटिस्फैक्शन के लिए ये दवाइयां खाता है। 2003 में हुई एक स्टडी ये भी बताती है कि 3 में से सिर्फ एक को ही एंटी एंजाइटी खाने के बाद बेहतर फील हुआ है। जहां तक एडिक्शन की बात है तो ऑथर खुद बताते हैं कि वो एक्सएनएक्स और पक्षिल नाम की दवाइयों के एडिक्ट हो गए थे। एक बार उन्होंने दवाइयों के बिना रहने की कोशिश की थी, लेकिन बर्दाश्त नहीं हुआ और एक हफ्ते बाद ही उन्होंने दोबारा दवाइयां लेनी शुरू कर दी। एंजाइटी ठीक करने में थेरेपी भी काफी असरदार साबित हुई है। अभी तक हमने बात की कि कैसे कुछ खास तरह की मेडिसिन हमारे ब्रेन के कुछ खास हिस्सों पर असर डाल करके हमारी एंजाइटी ठीक करने में काफी असरदार साबित हुई है। लेकिन मेडिसिन एकलौता ट्रीटमेंट नहीं है। एंजाइटी के लिए कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या सीबीटी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके बारे में अब हम बात करेंगे। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के पीछे थ्योरी यह है कि जो एक खास तरह के बिहेवियर होते हैं, जिन्हें हम एंग्शियस बिहेवियर भी कह सकते हैं, उन्हें रेशनल थिंकिंग के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। एक्सपोजर थेरेपी सीबीटी का एक हिस्सा है जिसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसमें पेशेंट से उस चीज का सामना कराया जाता है जिसे लेकर उसे एंजाइटी होती है, और उसके सामने ये चीज साबित की जाती है जिसको लेकर वो डरते हैं। उसमें डरने जैसा कुछ है ही नहीं, ये सिर्फ उनका जहन और उनका बिहेवियर जो उनके अगेंस्ट काम कर रहा है। ऑथर को वोमिटिंग से डर लगता है। उन्होंने इसका इलाज भी एक्सपोजर थेरेपी में ढूंढने की कोशिश की और उल्टी करने की दवाइयां ली ताकि वो अपने डर का सामना कर सके। लेकिन चीजें एकदम उलट हो गई और दवाइयां लेने की वजह से ऑथर का गला ही चोक कर गया। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी करने वाले थेरेपिस्ट एंजाइटी की जड़ तक जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इसकी असल वजह पेशेंट के दिमाग में ही होती है। ऑथर की एंजाइटी दूर करने के लिए उनकी थेरेपिस्ट ने इमेजिनल एक्सपोजर का इस्तेमाल किया। इसमें उन्होंने ऑथर से ऐसी सभी चीजों को लिस्ट आउट करने के लिए कहा जिससे उन्हें डर लगता है, और फिर एक एक करके उन चीजों को इमेजिन करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करने को कहा। इस पूरे प्रोसेस में एक बार तो ऑथर रोने लगे और उन्हें पता ही नहीं था कि आखिर वो रो क्यों रहे हैं। ऑथर के इस रोने की वजह से ही उनकी थेरेपिस्ट को लगता है कि वो एंजाइटी के लिए ट्रीटमेंट के सही रास्ते पर है। आज भी ऑथर दवाइयों और बिहेवियरल थेरेपी की मदद से अपनी एंजाइटी का इलाज ढूंढ रहे हैं। एंजाइटी का कोई एक सॉलिड इलाज नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनकी मदद से एंजाइटी कम की जा सकती है। और इस किताब को लिखने के पीछे भी ऑथर का यही मकसद था कि उन्हें इसके जरिए कोई ऐसा रास्ता जरूर मिलेगा जिससे उनकी एंजाइटी कम हो सके। कुल मिलाकर क्लिनिकल एंजाइटी बहुत कॉमन चीज है, और जितना हम इसके बारे में सोच पाते हैं ये उससे भी ज्यादा गंभीर बीमारी है। लेकिन ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनकी मदद से क्लिनिकल एंजाइटी को ट्रीट और कम किया जा सकता है। हालांकि एंजाइटी को अपने कंट्रोल में कर पाना किसी इंडिविजुअल के हाथ में नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि जिन लोगों को एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है उनकी जिंदगी बहुत बुरी है। कोशिश करके अपनी लाइफ बेहतर की जा सकती है।